द सेकेंड क्लास ऑफ एल्गी इज फियोफाइसी। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं ब्राउन एल्गी के बारे में, जिनको हम क्लास फियोफाइसी में रखते हैं। तो बेसिकली इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की। तो अपन कह सकते हैं कि मोस्टली दे आर फाउंड इन मैराइन हैबिटेट। यानी कि ये मैराइन हैबिटेट्स में मिलते हैं मेनली। तो इनके लिए कहा जाता है कि सिंपल होते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, और कुछ लार्ज साइज के होते हैं जिनको कैल्प्स कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दे आर सिंपल, यानी कि बॉडी की बात चल रही है, थैलस की बात चल रही है, तो दे आर सिंपल फिलामेंटस like ectocarpus, classical example, branched, or some are quite large and called calves। इनका क्या खासियत है, 100 मीटर तक बड़े होते हैं, 100 मीटर तक इनकी हाइट हो सकती है, इतने बड़े हो सकते हैं ये। तो कैल्प्स के ऊपर क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना बनती है नीट के अंदर कि लार्ज साइज जो ब्राउन एल्गी उनको क्या बोलते हैं, और उनका नाम आएगा कैल्प्स। अनदर थिंग, अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी के बारे में, तो बात आती है पिगमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से पिगमेंट्स जो है वो ब्राउन एल्गी में मिल रहे हैं। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स एंड जैंथोफिल्स। और इसके लिए कहा गया कि एक्चुअली दे आर ओलाइव ग्रीन और ब्राउन इन कलर, that depends on the presence of amount of fucoxanthin pigment। तो क्लासिकल क्वेश्चन नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्राउन एल्गी का जो ब्राउन कलर है वो किसकी वजह से है। तो वी शुड गिव द आंसर fucoxanthin। इट मीन्स यहां पर हम कह सकते हैं कि द ब्राउन कलर ऑफ brown algae is due to fucoxanthin C40H56O6 pigment। It is a type of xanthophyll। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन, 3 मेन नाम एग्जाम्स में आते हैं। ये नीट 2016 ने इसको एक बार इस लाइन को दे भी रखा है। तो ऑब्जेक्टिव वाइज ये क्वेश्चन बन के आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पिगमेंट्स ऑफ ब्राउन एल्गी, एंड द क्लासिकल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। नाउ सेकंड थिंग कि ब्राउन एल्गी का ब्राउन कलर किस पिगमेंट की वजह से है, एंड द आंसर इज फ्यूकोजेंथिन। तो यहां पर हमने देखा कि 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिगमेंट्स में से यहां से बनते हैं। एक क्वेश्चन हमने देखा कि लार्ज साइज के एल्गी हैं, उनको कैल्प कहते हैं, और इसका भी अपन पर्टिकुलर एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मैक्रोसिस्टिस, जो कि 30 to 60 मीटर तक हाइट के हो सकते हैं, कभी कभी 100 मीटर तक भी जाते हैं, इसलिए मैक्सिमम हाइट लिखी हुई है यहाँ पर। इसके अलावा न्यूरोसिस्टिस है 20 to 30 मीटर, लैमिनेरिया 2 to 12 मीटर, यानी इतनी बड़ी साइज के होते हैं।
तो यहां पर ब्राउन एल्गी थोड़ा अलग तरह का एक इसका डिस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है। नाउ द नेक्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक इज द रिजर्व फूड मटेरियल। अगर हम रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो उसमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स, स्पेशली द लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल। Laminarin and mannitol are reserve food material that are the types of carbohydrates. Another thing is यहाँ पर सेल वॉल के बारे में बाद में लिखा है कि सेल वॉल कैसी है। तो यहाँ पर सेल वॉल जो है उसकी अगर बात की जाए तो सेलुलोजिक सेल वॉल तो है, लेकिन उसकी आउटर सरफेस पर जो है वो नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स डिपॉजिट होते हैं, जैसे कि एल्जीन या एल्जीनिक एसिड, फ्यूसिन, फ्यूकॉइडिन, इस तरह के जो नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स हैं वो सेल वॉल में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये फाइकोकोलाइड्स क्या होते हैं? तो एक्चुअली फाइकोकोलाइड्स जो हैं उनके लिए कहा गया कि ये एल्गी को टाइड्स के समय जो है प्रोटेक्ट करते हैं वाटर करंट से और ड्राइनेस से बचाते हैं। नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स ब्राउन एल्गी यानी फियोफाइसी के मेंबर्स में मिलते हैं, जैसे एल्जीन, फ्यूसिन, फ्यूकॉइडिन। और सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स हम आगे देखेंगे कि रेड एल्गी जो है उसकी सेल वॉल में देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर अगर, है ना। तो यहां पर एक क्लियर बात है कि सेल वॉल जो है सेलुलोजिक है प्लस नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स like algene present on outer surface। तो सेल वॉल का करेक्टर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। देन इसके बाद अपन बात कर सकते हैं इनकी बॉडी के बारे में, थैलस के बारे में। और ऐसा देखा गया कि इनकी थैलस जो है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको अपन एक डायग्राम से यहां पर देख सकते हैं। तो यह देखने वाली बात क्या है कि इनका जो बॉडी है, थैलस है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? बेसल जो पार्ट है, जो इनको रॉक्स में, मेराइन हैबिटेट में नीचे वाटर के अंदर रॉक्स या जो भी बॉटम है उसमें होल्ड फास्ट है, उनको अटैच करवाएगा। इस टाइप जो है वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, और लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको फ्रॉन्ट बोलते हैं। तो यहां पर कह सकते हैं कि द बॉडी is composed of 3 parts। कौन कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्ट, बेसल पार्ट होल्ड फास्ट फॉर अटैचमेंट at the base in marine habitat। The second thing, stalk like इस टाइप, जो कि डायग्राम में यहां पर दिख रहा है हमें। एंड द थर्ड, लीफ लाइक
फ्रॉन्ड। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसका जो थैलस है उसमें 3 पार्ट्स है और इन्हें हम होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो यह हमें मालूम होना चाहिए कि इसके थैलस में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट है। Another thing is that the reproduction। तो अगर ब्राउन एल्गी की बात की जाए तो ब्राउन एल्गी का रिप्रोडक्शन पैटर्न क्या है वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ब्राउन एल्गी का जो रिप्रोडक्शन पार्ट है वो 3 मेथड यहां पर भी है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन, जैसे हमने शुरू में जनरल पार्ट एल्गी में पढ़ा, फिर क्लोरोफाइसी में पढ़ा। तो यहां भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, जो कि फ्रेगमेंटेशन से होता है। यानी कि थैलस के टूटने से, ब्रेक होने से each part or each breaking part develops into new thallus। तो फ्रेगमेंटेशन बहुत मोस्ट कॉमन मेथड of vegetative propagation। Second one is asexual reproduction। अब अगर हम asexual reproduction की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम कहते हैं कि asexual reproduction takes place through biflagellated zoospores। जो biflagellated zoospores हैं उनके थ्रू जो है asexual reproduction होता है। तो यहां लिखेंगे biflagellated zoospores। तीसरा पार्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो यहां पर वही 3 मेथड जो हमने जनरल पार्ट एल्गी में पढ़े वो यहां पर भी देखने को आते हैं कि आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इट इज इधर आइसोगेमस और एनाइसोगेमस और ऊगेमस। And another important thing is that the gametes are also biflagellated, pear shaped। Okay, gametes are biflagellated and pear shaped। ये लाइन भी एक बार नीट में आ चुकी है बाइफ्लेजिलेटेड पेयर शेप्ड गैमेट्स के ऊपर। बट एक अलग से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताता हूं इसका, क्योंकि हमने बात की जूस्पोर्स की भी और गैमेट्स की भी, दोनों में हमने देखा कि बाइफ्लेजिलेट कंडीशन है। बट यहाँ फ्लैजिला का कैरेक्टर थोड़ा अलग तरह का है क्लोरोफाइसी के कंपैरिजन में, कि फ्लैजिला कैसा है। तो यहाँ पर देखा गया कि फ्लैजिला आर अनइक्वल यानी कि दोनों अलग अलग तरह के हैं और लेटरल पोजीशन पर है। और अनइक्वल जो फ्लैजिला है उसमें एक विप्लेश टाइप है एंड द सेकंड थिंग इज द टिंसल टाइप। विप्लेश का मतलब है कि इट बियर्स अ स्मूथ सरफेस और टिंसल का मतलब है रफ सरफेस। तो ये भी एक अलग से करेक्टर इंपॉर्टेंट है, तो वी शुड प्रोसीड दिस करेक्टर। फ्लैजिला टू unequal, it means heterocont,
unequal heterocont and lateral in position. तो जैसा मैंने बताया कि अनइक्वल जो टर्म है उसका मीनिंग है कि जो दो फ्लैजिला हैं वो दोनों फ्लैजिला में से एक फ्लैजिला जो है उसकी सरफेस स्मूथ है, दूसरे की सरफेस जो है वो रफ है। इसको बोलते हैं विप्लेश, इसको बोलते हैं टेंसल, और ये जो हेयर्स हैं इनको बोलते हैं मैस्टिगोनीम्स। तो यहां पर ये जो हेट्रोकॉन जो शब्द है उसका मतलब है कि दोनों अनइक्वल फ्लैजिला हैं, लेंथ में भी अनइक्वल है और उनकी नेचर है इट इज आल्सो डिफरेंट। तो विप्लेश टाइप का जो फ्लैजिला है इट बियर्स स्मूथ सरफेस and tinsel type of flagella bears the rough surface due to the presence of mastigonemes or hairs. तो ब्राउन एल्गी में ये तो मेजर कैरेक्टर्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसमें कुछ और माइनर कैरेक्टर्स हैं ब्राउन एल्गी के जिनको अलग से डिस्कस किया जा सकता है। एंड स्पोरिक मियोसिस होता है इनके अंदर मोस्टली, एंड स्पोर बनते समय मियोसिस होता है। Another character, diplontic life cycle in some members like fucus, सरगासम। तो यहां पर हमने देखा कि जो दो मेंबर हैं फ्यूकस सरगासम, इनमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिल रहा है। इट मींस द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल एज एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स इन केस ऑफ फ्यूकस एंड सरगासम। इस फ्यूकस को पिछले 8-10 साल में 4 बार नीट में पूछा है। 2012 ने पूछा, 16 में पूछा, 19 में पूछा है और एक आध बार और भी एक्स्ट्रा पूछा है। तो इस तरह से कुल 4 बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। आगे अपन इसको लास्ट में डिटेल में इलॉबरेट करके पढ़ेंगे लाइफ साइकिल पार्ट में। तो ये हमने ब्राउन एल्गी के कैरेक्टर्स पढ़े। तो यहां पर हमने देखा कि फियोफाइसी के मेजर कैरेक्टर्स क्या क्या हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं, जैसे कि लैमिनेरिया, फ्यूकस, सरगासम, डिक्ट्यूटा, एक्टोकार्पस। ये ब्राउन एल्गी जो है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। और इसके बाद में हम जो है पढ़ेंगे थर्ड क्लास जिसका नाम है रोडोफाइसी, यानी कि हम रेड एल्गी की बात करेंगे आगे नेक्स्ट इसमें। तो क्लास है नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रोडोफाइसी, जिसमें हम रेड एल्गी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि रेड एल्गी जो है वो मोस्टली मैराइन हैबिटेट में मिलते हैं, वार्मर एरियाज के अंदर, और कुछ एक फ्रेश वाटर में मिलते हैं जैसे कि बैट्रिकोस्पर्मम। और ज़्यादातर ये देखा गया कि मैराइन हैबिटेट या ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली हम बैट्रिकोस्पर्मम की बात करें जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका रहता है और वो है कि इनका रेड कलर किस पिगमेंट की वजह से है। तो एक्चुअली द रेड कलर ऑफ रेड एल्गी इज ड्यू टू आर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट। ये दो बड़ी बातें शुरू में एनसीईआरटी ने इसमें मेंशन की है जनरल फीचर्स में। तो यहाँ पर हम जनरल कैरेक्टर्स की जब बात करें तो पहली बात जो इंपॉर्टेंट आती है वो है इसके हैबिटेट के बारे में। यूजुअली they are found in marine habitat,
स्पेशली इन वार्मर एरियाज, जहां भी कुछ वार्म एरियाज हैं वहां पर। एक्सेप्शन बेट्रिकोस्पर्मम, ये फ्रेश वाटर में मिलता है। तो सबसे पहले अपन ने हैबिटेट की बात की फर्स्ट कैरेक्टर में। द सेकंड थिंग इज द कलर, कौन से पिगमेंट्स हैं। तो एनसीईआरटी सिर्फ R5 की बात की, लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें कि रेड एल्गी में कौन कौन से जो पिगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं, तो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल डी है, और सबसे इंपॉर्टेंट R5 दैट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द रेड एल्गी। तो यहां पर पिगमेंट कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, बट red color of red algae is due to R-phycoerythrin pigment। थोड़ा मैं इसके बारे में बताऊं। रेड एल्गी के लिए इकोलॉजी में भी एक लाइन लिखी हुई है कि रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी में से कौन सी ऐसी एल्गी है दैट इज फाउंड इन द ग्रेट डेप्थ इन ओशंस, यानी सबसे गहराई में समुद्र के अंदर, ओशंस के अंदर कौन सी एल्गी मिलती है। एंड द क्लासिकल आंसर इज रेड एल्गी। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर व्हाई रेड एल्गी इज फाउंड इन द ग्रेट डेप्थ इन द ओशंस। तो ओशन में इतनी डेप्थ में रेड एल्गी कैसे मिलती है, क्यों मिलती है, क्या इसके पास ऐसा एडेप्टेशन है। तो मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि एक्चुअली इट हैज R-phycoerythrin पिगमेंट एंड दिस पिगमेंट एब्जॉर्ब्स पर्पल ब्लू कलर लाइट। पर्पल ब्लू कलर की जो पेनिट्रेशन है सबसे ज्यादा है। तो जब ओशंस में डेप्थ तक जो लाइट जाती है उसमें पर्पल ब्लू कलर की लाइट जाती है, और वो R-phycoerythrin पिगमेंट अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं रेड एल्गी में, उसकी वजह से वो उसको एब्जॉर्ब करके डेप्थ में फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं। हालांकि ये सरफेस में लाइट के पास में भी काफी प्रेजेंट होते हैं, तब उस टाइम इनमें R-phycoerythrin की मात्रा क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन डेप्थ में जाते हैं तो ज्यादा होती है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो रेड एल्गी जो है उसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखने को आता है कि एक ऑब्जेक्टिव तो बन गया रेड कलर ऑफ रेड एल्गी इज ड्यू टू R-phycoerythrin पिगमेंट, और दूसरा ऑब्जेक्टिव बन गया कि व्हाई दे आर फाउंड इन द ग्रेट डेप्थ इन द ओशंस। द रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ अगेन R-phycoerythrin पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब्स द पर्पल ब्लू कलर लाइट, जिसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। तो ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये आपको याद रखनी है इसमें, है ना। और इसके अंदर बॉडी का कलर चेंज करने की जो कैपेसिटी है, यानी अगर हम कहते हैं कि रेड एल्गी मूवमेंट करती है ऊपर से नीचे तो उसकी बॉडी का कलर चेंज होता है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन गेडुको इफेक्ट, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी की इसकी रिजेम्बलेंस शो करता है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि गेडुको इफेक्ट शो करता है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रेड एल्गी इज एबल टू चेंज its body color according to change in environment, change in aquatic environment। इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड गेडुको इफेक्ट। ओके, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट अलग से कैरेक्टर मैंने आपको बताया इसका। सेल वॉल की बात करें
तो सेलुलोजिक ही होती है जैसे ब्राउन एल्गी की थी, लेकिन प्लस इसमें हम होते हैं सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स। सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स लाइक अगर अगर जैसे हम कह रहे हैं, या केरागिन है, फिनोरी है, इस तरह के होते हैं इसके अंदर। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेलुलोजिक सेल वॉल है, साथ में सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स होते हैं। फाइकोकोलाइड्स का प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि एक्चुअली दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एल्गी फ्रॉम वाटर करंट ड्यूरिंग टाइड्स एंड ड्राइनेस। तो ड्राइनेस यानी सूखने से बचाते हैं, और जब कभी भी ज्वार भाटे वगैरह आते हैं, टाइड्स वगैरह आते हैं, उस टाइम पर ये वाटर करंट्स का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, उस वाटर करंट से एल्गी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो फाइकोकोलाइड्स का जो फंक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें अगर अगर सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर पीएमटी में नीट में काफी क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस पर बात करेंगे भी अगली क्लास में या इसी क्लास में आगे। तो सेल वॉल की बात हो गई, और इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, तो मोटाइल स्टेज यानी फ्लैजिला एब्सेंट is absent in any part of life, यानी इनकी लाइफ में चाहे वेजिटेटिव फेज हो चाहे रिप्रोडक्टिव फेज हो, किसी भी फेज में यह देखा गया कि फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, और इस कैरेक्टर में भी ये ब्लू ग्रीन एल्गी से रिजेम्बलेंस शो करते हैं। तो एक तो गेडुको इफेक्ट में शो करते हैं, एक मोटाइल स्टेज एब्सेंस में शो करते हैं। ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। Another thing कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या है इनका, तो रेड एल्गी जो है उसका रिजर्व फूड मटेरियल की अगर बात की जाए तो वो है फ्लोरिडियन स्टार्च, दैट इज सिमिलर एज एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। और इसी क्वेश्चन को कि किसके सिमिलर होता है, एमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन लाइक होता है, ये बात नीट 2019 ने पूछा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है इनका, फ्लोरिडियन स्टार्च, दैट इज सिमिलर एज एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। नीट 2019 में इसको पूछा गया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया है आपके लिए। तो यहां पर हमने देखा कि रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च है, जो कि सिमिलर एज एमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन। नीट ने पूछा है, इन स्ट्रक्चर भी लिख लें इसमें। इसके बाद अगला करेक्टर हमारे पास जो आ रहा है वो है इसमें रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि नॉर्मली फ्रैगमेंटेशन होता है, दैट इज वेरी कॉमन। सेकंड, asexual reproduction by non-motile spores। एनसीईआरटी सिर्फ नॉन मोटाइल जो है स्पोर्स लिखा है, उनके नाम नहीं लिखे हैं। नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कार्पोस्पोर, टेट्रास्पोर, इस तरह के नाम इसमें आते हैं। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें आपसे इसमें। तो मैंने देखा गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रेड एल्गी है उसमें ओगेमस टाइप का होता है।
और यहाँ पर मेल गैमिट्स भी नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे हमने शुरू में लिखा कि लाइफ साइकिल के अंदर मोटाइल स्टेज एब्सेंट है। तो इसका मतलब है कि ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, लेकिन साथ में इसमें ये भी बात है कि मेल गैमिट्स जो है वाटर करंट्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं, क्योंकि उनमें फ्लैजिला नहीं होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को स्पर्मेटेंजियम कहते हैं और मेल गैमिट्स को स्पर्मेशिया कहते हैं, जो कि वाटर करंट्स के साथ मूवमेंट करते हुए जो उगोनियम होती है उसके अंदर जो एग है वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर उगोनियम जो शब्द है उसको यूज करने के बजाय यहाँ पर शब्द यूज किया गया है कार्पोगोनियम। नॉर्मली एल्गी के अंदर हम उगोनियम शब्द यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है कि नॉन जैकेटेड फीमेल सेक्स ऑर्गन को उगोनियम कहते हैं, लेकिन यहाँ हम उसकी जगह शब्द यूज करते हैं कार्पोगोनियम। और उसमें अपर जो नेक लेग पार्ट होता है उसको कार्पोगाइन और लोअर जो पार्ट होता है उसको ट्रैकोगाइन बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक इतनी सी बात है कि जो मेन बात इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको कार्पोगोनियम बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर ये देखा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेल गैमेट्स इसके नॉन मोटाइल होते हैं। तो आपको इतना एलोबरेट नहीं जाना, आपको सिर्फ जानना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उगेमस टाइप का है। और ज्यादा अपन लिख सकते हैं कि गैमिट्स, जिनको हम स्पेशली मेल गैमिट्स, स्पर्मेशिया, नॉन मोटाइल। फीमेल गैमिट तो नॉन मोटाइल होता है, तो सबको अंडरस्टूड है क्योंकि हम उगेमस टाइप की बात कर रहे हैं। लेकिन मेल गैमिट भी नॉन मोटाइल होते हैं और वो वाटर करंट्स के थ्रू मूवमेंट करते हैं। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि मूवमेंट करके फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कार्पोगोनियम में जाते हैं। जो अपर उसका पार्ट है ट्रैकोगाइन नेक लाइक, सॉरी पहले हमने उसको गलत बताया। तो ट्रैकोगाइन जो अपर पार्ट है नेक लाइक उसको ट्रैकोगाइन कहते हैं, और बेसल जो पार्ट स्वलन होता है उसको कार्पोगाइन कहते हैं। तो ट्रैकोगाइन से होता है कार्पोगाइन में जाएगा और वहां पर फिर वो एग से फ्यूज करके डिप्लॉयड ज़ायगोट बनाएगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थोड़ा टिपिकल होता है, इसका कॉम्प्लेक्स होता है, ऐसा आपके एनसीईआरटी लिखती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उगेमस टाइप का है और आपको ध्यान रखना है कि मेल गैमेट्स भी यहाँ पर नॉन मोटाइल होते हैं, जिनको स्पर्मेशिया नाम दिया गया है। तो रेड एल्गी जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ओके। तो यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपको रेड एल्गी की बताए और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, रिजेम्बलेंस बिटवीन रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या रिजेम्बलेंस है दोनों के अंदर? फर्स्ट, पहली बात तो अपन ने पहले कहा कि एब्सेंस ऑफ मोटाइल स्टेज इन द लाइफ साइकिल, एब्सेंस ऑफ मोटाइल स्टेज इन एनी पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल। दूसरी जो बात इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि दोनों का जो रिजर्व फूड मटेरियल वो सेम है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी का जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसका नाम है साइनोफाइशियल स्टार्च और रेड एल्गी का है फ्लोरिडिन स्टार्च। दोनों जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो दोनों स्ट्रक्चर वाइज देखें तो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन लाइक होते हैं लगभग। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व फूड मटेरियल साइनोफाइशियल स्टार्च and Floridian starch are similar as amylopectin and glycogen in structure। दो बातें तो सेम हो गई दोनों की। एंड द लास्ट थिंग इज द गेडुको इफेक्ट। दोनों गेडुको इफेक्ट को शो करते हैं।
गेडुको इफेक्ट shows by both, यानी कि वाटर के अंदर बॉडी का कलर चेंज करने की जो कैपेबिलिटी है एनवायरनमेंट के चेंज होने के बाद, दैट इज कॉल्ड द गेडुको इफेक्ट। तो ये जो गेडुको इफेक्ट है ये भी दोनों के दोनों शो करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी में हमने रिजेम्बलेंस शो की, और इवोल्यूशन के प्रोसेस में हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं पर ये बात आती है कि ब्लू ग्रीन एल्गी से ही जो है रेड एल्गी का ओरिजिन हुआ है, ऐसा साइंटिस्ट कुछ मानते हैं।